हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग ज्योग्राफी जो हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ तक अजय नदी तक पढ़ चुके थे, यानी कि बिहार में नदियाँ, जिसमें हम लोग उत्तरी बिहार की नदियाँ, दक्षिणी बिहार की नदियाँ, उनका उद्गम, उनका जो लंबाई है वो कहाँ पे गंगा से मिलती हैं, ये सारा कुछ हम लोग, उनकी विशेषताएँ क्या है, ये सारा कुछ हम लोग पिछले क्लास में ज्योग्राफी पार्ट 1 भाग 1 में हम लोग देख चुके हैं। अब ज्योग्राफी का अगला जो पार्ट है ये है बिहार का जलप्रपात। अच्छा, इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। जो इतिहास का सब्जेक्ट हम लोग का ख़त्म हो चुका है विवास पनोरमा से, 11 सीरीज चला था, 1 से लेके 11 तक का जो सीरियल नंबर से वीडियो है वो है इतिहास का, बिहार का इतिहास, और उसका क्वेश्चन आंसर अभी हम लोग नहीं किए हैं। तो ज्योग्राफी आज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे, मन में डाउट्स होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपको सारा अपडेट्स मिलते रहेगा कि हम कब क्या कौन सा चीज़ पढ़ा रहे हैं या क्या बता रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी जो 67 बीपीएससी है, हो सकता है कि 2-3 दिन प्रीपोन्ड हो जाए, क्योंकि उस समय नवोदय विद्यालय के टीचर्स का एग्ज़ाम है। तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ऐसा आया है कि उस डेट को एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए जिस डेट को एग्ज़ाम हो रहा है, ताकि अक्रॉस द कंट्री होगा वो एग्ज़ाम ना, नवोदय विद्यालय वाला। तो इसलिए हो सकता है 2-3 दिन प्रीपोन्ड हो जाए। पोस्टपोन तो जनरली आजकल बीपीएससी कर नहीं रहा है। तो रेडी रहिए, तैयार रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए। आगे चलते हैं। बिहार का जलप्रपात, बिहार के जलप्रपात एवं जलकुंड। जलप्रपात, पहले तो ये क्या होता है? नदी तल का ढाल तीव्र अथवा ऊर्ध्वाधर हो तथा जल तीव्र वेग से नीचे गिरे तो इस अवस्था को जलप्रपात कहते हैं। बिहार में मुख्यतः गया, रोहतास और नवादा जिलों में जलप्रपात है। बिहार में गया, रोहतास और नवादा जिलों में है। बिहार के मुख्य जलप्रपातों का विवरण निम्नलिखित है। ककोलत जलप्रपात बहुत ही फेमस है, बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है, वहाँ पर जाने लायक है, टूरिस्ट प्लेस है ये। तो ककोलत यह नवादा शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण है। इस प्रपात की कुल ऊंचाई 47 मीटर है, परंतु मुख्य प्रपात 24 मीटर ऊंचा है। जो इसका मेन जो प्रपात है वो 24 मीटर ही ऊंचा है, लेकिन कुल ऊंचाई इसकी 47 मीटर है। ककोलत जलप्रपात बहुत ही फेमस है बिहार में। अगर हम टूरिज़्म पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पूछता भी है कहाँ है, बिहार में है। बिहार के कहाँ पे है? तो नवादा में है। नवादा से 16 किलोमीटर। उपयुक्त जलप्रपात के अतिरिक्त बक्सर जिला में कर्मनाशा नदी पर एक प्रपात है। कैमूर जिले में दुर्गावती जलप्रपात 90 मीटर, कैमूर जिला में दुर्गावती जलप्रपात है जो 90 मीटर की ऊंचाई पे है। इसके बाद ऊंचाई में दाखर कोह में गिरता है। भोजपुर जिले में ही फुलबड़िया नदी पर जियार कुंड एक छोटा जलप्रपात है। अब आते हैं गर्म कुंड। तो गर्म कुंड भाई कहाँ कहाँ है? बिहार के अनेक स्थानों पर गर्म जल के सोते या जल कुंड पाए जाते हैं। इन तप्त जलधाराओं का संबंध मृत ज्वालामुखियों या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से है। इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं। जब एक जलकुंड या सोते की प्राप्ति ऐसे स्थान से होता है जहां शैल का ताप पृष्ठीय शैल से ऊंचा हो, वह गर्म सोता या जलकुंड कहलाता है। बिहार में गर्म जलकुंडों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजगीर है। राजगीर अगर आप घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे बहुत सारा कुंड है। सप्तधारा अथवा सतधरवा नामक 7 धाराओं से गर्म जल निकलता है। उसका सरकार ने वहाँ पे पूरा पर्यटक स्थल टाइप का बना दिया है। उसमें अंदर जाइएगा, पानी लेने का पूरा व्यवस्था है। एक नीचे से पानी निकलता है और वो फिर नीचे नीचे ही अंदर अंदर चला जाता है। वहाँ पे हम लोग एक बार गए थे, तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। उस समय तो बहुत साफ़ सुथरा नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से अब साफ़ सुथरा हो गया होगा, साफ़ सुथरा रहता होगा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है राजगीर में ये। गर्म जो है ना, गर्म जलकुंड, ये आपको देखने लायक है। वहाँ पे अलग अलग नाम थे। राजगीर पहाड़ियों का दूसरा जल स्रोत है सूर्य कुंड। इसके अतिरिक्त मकदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड आदि भी गर्म जल कुंड है। यहाँ ब्रह्मगुम कुंड का तापमान सर्वाधिक 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिहार में गर्म जल कुंड का दूसरा प्रमुख जिला मुंगेर है। तो ये भी सवाल बनता है कि कौन से
गर्म जल कुंड का तापमान सबसे ज़्यादा है, तो ब्रह्म जल कुंड का तापमान सबसे ज़्यादा है, 87 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है, और ये भी राजगीर में ही है। उसके बाद दूसरा जलकुंड का दूसरा प्रमुख जिला कौन सा है? मुंगेर है, जहाँ सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड आदि जलकुंड है। लक्ष्मण कुंड का पानी सर्वाधिक गर्म 62 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये याद रखना है कि कौन सा, ये पूछता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे ही नहीं है, ये पूछा हुआ सवाल है कि कोई नाम दे देगा, बोलेगा कि ये कहाँ पे स्थित है, राजगीर में स्थित है, या आपको, या फिर दो नाम दे देगा, ब्रह्म कुंड दे दिया, मान लीजिए सूर्य कुंड दे दिया, और नाम नहीं दिया, मतलब इसमें से कौन से जलकुंड जो है गर्म जलकुंड वो राजगीर में स्थित हैं। तो ब्रह्म जल कुंड भी है और सूर्य कुंड भी है, इसके अलावा दो कुंड, इधर से रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड डाल देगा। और पांचवा ऑप्शन तो आप लोग जानते ही हैं, नन और मोर देन वन ऑफ द एबव इज करेक्ट। इसमें पांचवा आंसर होगा, ध्यान रखना, इसलिए जलप्रपात का नाम याद रखिए कि राजगीर में कौन कौन सा पाया जाता है और मुंगेर जिले में कौन कौन सा पाया जाता है। तो इसमें लक्ष्मण कुंड सर्वाधिक गर्म है, वहाँ पे ब्रह्मा जी, राजगीर में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा कुंड सबसे गर्म है, और यहाँ पे लक्ष्मण जी, वैसे भी लक्ष्मण जी बहुत गुस्सैल थे, जो मुंगेर में है, तो उसमें 62 डिग्री सेंटीग्रेड। इन सभी जलकुंडों की विशेषता यह है कि इसका तापमान साल भर एक समान रहता है तथा इसमें खनिज पाए जाते हैं। कुछ गर्म जलकुंड गया जिला में भी पाया जाता है, कुछ गर्म जलकुंड जो है वो गया जिला में भी पाया जाता है। तो अब ये बिहार के प्रमुख जलकुंड, उसका नाम और स्थान या जिला ऐसा बोलिए कि वो कहाँ स्थित है, वो ये है। तो सप्तधारा या सप्तधरवा राजगीर में है, ब्रह्म कुंड भी राजगीर में है, सूर्य कुंड भी राजगीर में है, धूम कुंड राजगीर में है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गोमुख कुंड तक राजगीर में है, और इसके बाद मुंगेर में एक अग्निकुंड नाम का कुंड है जो गया में है। तो याद रखना कि अग्निकुंड गया में है और बाकी गोमुख, नानक, मखदूम, सूर्य, ब्रह्म, सप्तधारा ये राजगीर में है, और इसके अलावा जो है वो मुंगेर में है। इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सीता कुंड मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, इसका टेम्परेचर 62 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे ब्रह्म कुंड का 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, लक्ष्मीश्वर और लक्ष्मी कुंड में कन्फ्यूजन नहीं होना, लक्ष्मण कुंड गर्म है, लक्ष्मेश्वर कुंड उतना गर्म नहीं है। भीम बांध ये भी मुंगेर में है, भीम बांध पूछता है। श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर में है, भभारी कुंड, पंचतर और अग्नि कुंड गया में है, ये याद रखना है। अब आ जाते हैं झील। बिहार में अधिकतर कुबेरनुमा ऑक्सबो झील का निर्माण उत्तर बिहार के प्रमुख नदियां जैसे बूढ़ी गंडक, कोसी तथा महानंदा नदियों के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है। पथ परिवर्तन के कारण ऑक्सबो झील का निर्माण हुआ है। इन झीलों को उत्तर बिहार में ताल, चौर, मन आदि भी कहते हैं। मतलब उत्तर बिहार की बात करें तो इन झीलों को ताल भी बोलते हैं, तालाब, ताल, चौर जैसा बोलिए। बिहार में अधिकतर झील गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पश्चिम तथा महानदी के पूर्व में स्थित हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि बिहार में जो झील हैं वो अधिकतर, पहला ऑप्शन गंगा नदी के उत्तर, गंडक नदी के पूरब, महानदी के पश्चिम, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। गंगा नदी के उत्तर, गंडक के पश्चिम और महानदी के पूरब में पाया जाता है। इन झीलें बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान, यह झीलें बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राज्य के प्रमुख झील जनमंग स्थान निम्नलिखित है। तो प्रमुख झील कौन कौन है राज्य का, ये निम्नलिखित है भाई। तो आप लोग निम्नलिखित देखिए कौन सा है। कांवड़ झील बहुत फेमस है, या कबार। कांवड़ और कबार एक ही है। यह झील कहाँ है? कांवड़ झील बेगूसराय में। सवाल पूछा हुआ सवाल है बीपीएससी का भाई लोग, तो बी केयरफुल, बी वॉचफुल, रटना नहीं है, समझ समझ के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। और एक बात जान लीजिए कि अगर आप लगातार वीडियो देखेंगे 1 से लेकर 11 तक इतिहास देखिए, उसके बाद 12 जिसको हम ज्योग्राफी में 1 ही कर दिए हैं, 1 से लेकर 2 होगा, मेरे ख्याल से आज तो ख़त्म ही हो जाएगा। कम से कम ये जिस पे भूगोल लिखा हुआ है वो बात खत्म हो जाएगा। बिहार में सच्चाई ये भी तो भूगोल का ही पार्ट है, तो ये खत्म हो जाएगा।
उसके बाद तो ये कंटिन्यूटी जब आप मेंटेन रखेंगे ना तो आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी आएगी। जब कंसिस्टेंसी आएगी तो परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कंसिस्टेंट होने का, आप भी कोशिश कीजिए कंसिस्टेंट रहिए और कमेंट जरूर कीजिए वीडियो में। जब भी आप लोग देखते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा आपको क्या दिक्कत आ रही है। कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको और एडिशनल क्या चाहिए। इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर हमारे वीडियो के साथ, हमारे क्लास के साथ आप लोग बने रहेंगे तो रिज़ल्ट होना एकदम तय है। 120 नंबर के आसपास का प्रॉपर स्ट्रेटजी है अपने पास। वो भी स्ट्रेटजी का एक वीडियो हम अलग से बना देंगे, 2-4 दिन में ही बना देंगे, ताकि आपके पास 40-45 दिन है मोटा मोटी, तो आप अपने शेड्यूल को उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो वो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, 2 दिन के अंदर हम, मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर हम करके आप लोगों को दे देंगे कि किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और हम लोग जो फॉलो करेंगे, जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं उससे भाई डेविएट नहीं करना है। क्वेश्चन बनाइए, डिस्कशन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो और उनको भी देखने के लिए बोलिए। खुद देखिए और डिस्कशन कीजिए, ज़रूर कीजिए। और अगर नहीं हो पाता है तो हमसे डिस्कस कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, हम लोग डिस्कस करके उसको शॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो सीरियस होकर पढ़िए, मजाक मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांवड़ झील या कबार ताल, यह झील बेगूसराय के मांझौल ग्राम में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेगूसराय के मांझौल ग्राम में। यह झील लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितना वर्ग किलोमीटर इसका साइज है? ताल कबार या कांवड़ झील का 16 किलोमीटर, और ये बेगूसराय के मांझौल ग्राम में स्थित है तथा अपनी जल निमग्न वनस्पति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। इस झील में नवंबर से जनवरी के बीच, महीने के बीच विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कांवड़ झील में प्रवासी पक्षी आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जिसको बोलते हैं, वो आते हैं इधर। इस झील के में अनेक प्रकार की मछलियाँ तथा अन्य प्राणी पाए जाते हैं। इस झील के जैविक विविधता के महत्व को देखते हुए इसे अब सुरक्षित स्थान यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया है। जंतु वैज्ञानिकों के शोध के लिए यह एक बर्ड बैटिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। जंतु वैज्ञानिकों के मतलब रिसर्च के लिए ये काम किया गया है। तो ये कहाँ है? बेगूसराय में। ये सवाल पूछा हुआ है। कुशेश्वर नाथ झील, ये भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह झील कुशेश्वर स्थान जो है, जो है वो दरभंगा जिला में है, तो दरभंगा में है और कुशेश्वर प्रखंड में स्थित है। शरद ऋतु में इसका क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग किलोमीटर होता है, जबकि कांवड़ झील का 16 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि मानसून काल में इसका क्षेत्रफल बढ़कर 100 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। यह झील जैविक विविधता का एक दुर्लभ उदाहरण होते हुए भी एक स्थानीय धर्मस्थल है। यहाँ पर अनेक दुर्लभ प्रवासी पक्षी आते हैं, यहाँ भी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। यह झील मत्स्य पालन और व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। यहाँ मत्स्य पालन, तो कुशेश्वर झील में मत्स्य पालन ज़्यादा होता है, और वहाँ पे बर्ड्स पे रिसर्च करने के लिए बर्ड्स बैटिंग स्टेशन बनाया गया है। अगर इन दोनों झील के बीच में साइज़ की बात करें तो ज़्यादा बड़ा कुशेश्वर स्थान झील है, जिसकी साइज लगभग बरसात के दिनों में लगभग फैल के 100 वर्ग किलोमीटर तक हो जाती है, 100 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है। तो ये कांवड़ झील और कुशेश्वर झील में अंतर भी हो गया, तो वो अंतर भी कोरिलेट करना है। ऐसा नहीं कि कांवड़ पढ़ लिए कुशेश्वर भी पढ़ लिए, दोनों को अलग अलग याद करके गए और वहाँ जाने के बाद पता चला कि कंफ्यूज हो गए कि दोनों के साइज में बड़ा कौन था छोटा कौन था। याद करके गए हैं, दोनों रट के गए हैं, लेकिन अगर दोनों का जो है आंसर 16 वर्ग किलोमीटर, इधर 20 वर्ग किलोमीटर, तो आप प्रेशर में आके गलती कीजिएगा, अगर अलग अलग याद करके जाइएगा और बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा। तो 2 चीज़ करना है। एक तो कोरिलेट करके याद करना है सिमिलर चीज़ों को, कि कोरिलेट जब करते हैं ना तो एक क्या बोलते हैं, उसमें डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। अच्छा ये ऐसा है तो ये ऐसा है, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। और दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए, जो हम भी करवाने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पर करवाएंगे, फिर फुल लेंथ करवाएंगे। इतना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर रहता है, तो प्रेशर में आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। तो इसलिए इन दोनों का कोरिलेशन आपस में सिमिलर चीज़ है। क्या है? ये भी झील है, ये भी झील है,
तो सिमिलर चीज़ कोरिलेशन, ये 16 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये 100 वर्ग किलोमीटर तक फैल जाता है। इसका साइज नॉर्मल कंडीशन में 20 वर्ग किलोमीटर है, तो इससे वैसे भी बड़ा है। यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ भी बर्ड्स बहुत जाता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बर्ड्स पे रिसर्च होता है, यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए भी इस जगह का कुशेश्वर स्थान झील को यूज किया जाता है और ये एक धर्मस्थल की तरह भी देखा जाता है। चलिए अब घोघा झील अथवा घोघा चाप, यह झील कटिहार जिला में है, मनिहारी प्रखंड में स्थित है भाई। ये कुशेश्वरनाथ प्रखंड में स्थित है, ये मझौल गांव में है, और ये मनिहारी प्रखंड, जाहिर सी बात है कि अगर आप कटिहार जिला की बात करेंगे तो मनिहारी प्रखंड का नाम आ ही जाएगा। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर, इसके अतिरिक्त इसके आसपास 6 वर्ग किलोमीटर में अनेक छोटी छोटी झीलें स्थित हैं। इसके अलावा, घोघा झील के अलावा, इस झील में पानी की आपूर्ति मानसून के जल प्रवाह तथा महानदी से होता है। महानदी और मानसून के जल प्रवाह से होता है। यह झील, महानदी उधर बहती है इसलिए महानदी पानी देती है, तो ये ध्यान रखेंगे हम कहाँ कनेक्शन बना दे रहे हैं कि जो बिहार की नदियाँ हैं, वो बिहार की नदियाँ से हम इसका कनेक्शन बना रहे हैं घोघा झील का, कि भाई कटिहार की तरफ बहती है। मैं 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। महानदी, मैं जो बार बार बोलता हूँ ना, कनेक्ट कीजिए चीज़ों को। देखिए ये हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, यह उत्तरी बिहार के बाद सबसे पूर्वी नदी, इसका उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है। यह नदी पूर्णिया कटिहार जिले से बहती, कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा से मिलती है, यानी ये कटिहार से गुजरती है। तभी ना हम फटाक से इधर बोल दिए। अब सपोज कीजिए कि घोघा झील आप पढ़ के गए कि घोघा झील ये स्थित है कटिहार में, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से पढ़े थे नदी कौन किधर से आती है, किधर बहती है, किधर जाती है, किधर गंगा में मिलती है, ये सब कुछ बहुत से पढ़े थे। इसको ऐसे ही देख लिए थे कि घोघा झील है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा तो नहीं है, ये दोनों तो पूछा, ये पूछा नहीं है, चलो पढ़ के चले कटिहार में। अब ये पूछ दिया घोघा झील कटिहार में कहाँ है, ये नहीं पूछा। घोघा झील में जो जल की आपूर्ति होती है, पानी की आपूर्ति है, वो किसका योगदान है उसमें। तो उसमें 4 नदी का मान लीजिए कि लिख दिया नाम, तो 4 नदी का ये तो हम पढ़े नहीं थे, हम तो सिर्फ हेडलाइन देख के चले आए थे। उस समय क्या कीजिएगा, अगर आपको नदियाँ अच्छे से याद है तो आप कोरिलेट कीजिएगा, यार ये तो हम पढ़ के आए हैं कटिहार की तरफ, अब कटिहार पूर्णिया की तरफ कौन सी नदी बहती है, तो आप अंदाज लगाइएगा, तब आपको दिमाग में आएगा अरे कटिहार पूर्णिया की तरफ तो महानदी। तो आप अंदाज से, एग्जैक्ट तो आप पढ़ के गए नहीं, लेकिन आप अंदाज से भी लगाइएगा तो महानदी ही लगाइएगा, गंगा नहीं लगा दीजिएगा। तो क्योंकि वो गंगा में जाके मिलती है, तो आप यहाँ पे कोरिलेट कर दीजिएगा कि नदियों से यहाँ पे कनेक्शन हो गया। जब कनेक्शन हो गया तो अपने आप है कि आपका आंसर सही होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 90% बढ़ जाता है कनेक्टिविटी की वजह से। पढ़ा हुआ तो होना चाहिए दोनों के केस में, लेकिन कनेक्शन बनाना भी जरूरी है, इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि कोरिलेट किया कीजिए चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी से होता है। यह झील शरद काल में अनेक प्रकार के दुर्लभ और प्रवासी, यहाँ भी प्रवासी पक्षियाँ आते हैं, तो ये घोघा झील हो गया। दूसरा है, अच्छा ये छोटा है, देखिए 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, सिमरी बख्तियारपुर झील, सहरसा जिला से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के अनेक छोटी बड़ी झीलों के मिलने से ये झील का निर्माण हुआ है। बहुत सारी झील मिलके बनी हुई है। इस श्रृंखला में जमुनिया, सरदिया, कुमीबी तथा गोबरा झीलें प्रमुख है। इसकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है, जो दक्षिण के कवाड़ जल निमग्न क्षेत्र तथा और उत्तर पश्चिम में कुशेश्वर स्थान झील से जा मिलती है। इन सभी 4 झीलों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या कर रहा है, इसकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है, ये इम्पोर्टेंट है। सिमरी बख्तियारपुर झील की आकृति घोड़े के नाल की तरह, याद रखिएगा, ये पूछ देगा, कन्फ्यूज होता रहेगा कि ये तो कहीं पढ़े ही नहीं थे यार, ये तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे बख्शी आता है, यहाँ पे ये होता है, ये घोड़ा का नाल कहाँ से घुस गया, तो ये घोड़े के नाल की तरह होता है भाई, ये याद रखेंगे। जगतपुर झीलिया भागलपुर में स्थित है। अब चलिए वेटलैंड थोड़ा पढ़ लीजिए। वेटलैंड बिहार के प्रमुख जलमग्न फ्रेश वाटर वेटलैंड, जलमग्न जो भूमि होता है वेटलैंड बोलते हैं उसको। तो वो एरिया वाइज दिया हुआ है इसमें, जो हम लोग पढ़े वही है मोटा मोटी। कांवड़ झील मझौल बेगूसराय में है, केसरिया चौर मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, चैता चौर पिपरा पकड़ी पश्चिम चंपारण, मानसी पश्चिम चंपारण में है, उदय झील
पश्चिम चंपारण में है। खाड़ा कुशेश्वर दरभंगा, दरभंगा में है। भरथुआ चौर, भसुआ चौर, ये सब जो चौर है, भरथुआ चौर भरथुआ में है, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर। ताल बहिरा, ब्रह्मापुर मन, भसूरा मन, ये सब मुजफ्फरपुर में है। कैमूर सासाराम रोहतास में है। उसके बाद भगवा चौर बलुआ बाजार सहरसा में है। बोरा चौर खरकता ताल सहरसा में है। एक पीरा घर किशनपुर सहरसा में है। कौदा लोहार में है, सहरसा में है। परवा मुरली चौर कुमार गेज सहरसा में है। रतनपुरा कुमार गेज सहरसा में है। मुरादपुर चौर मुरादपुर सहरसा में है। उसके बाद हरबिया चौर अकीलपुर सारण में है। राघोपुर माजीपुर मेनलिया पैतियाँ वैशाली में है। बहुआ ताल मानव निर्मित है और ये है भागलपुर में। तो देखिए ये सहरसा में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऐसे भी पूछ देगा, मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा चौर और सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है। इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस चौर का है या वेटलैंड का है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। 1,34,222 किलोमीटर रोहतास जिला के सासाराम कैमूर वाला है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा को देख के उससे क्या क्या आ सकता है, हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन में यही तो पढ़ते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको एनालाइज करके इसमें से सवाल बना सकते हैं। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा तो ये हो गया। सबसे छोटा कौन है एरिया, तो देख लीजिए 100 है, यहाँ पे 100 हेक्टेयर है और 100 हेक्टेयर से भी कुछ कम है तो नहीं कम है, 100 है। तो 100 में तो बहुत सारा है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनता है। लेकिन बड़ा वाला सिंगल है, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा, सेम साइज का नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे में ये है सिंचाई। तो भूगोल इतना ही था। भूगोल, बिहार का भूगोल जो लिखा हुआ था बुक में भूगोल के नाम पे कितना दिया हुआ है। अब इसमें आ जाता है सिंचाई। तो ज्योग्राफी बिहार का भूगोल जो विभास पुनर्वा बुक से हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल से, तो ये 2 वीडियो में ख़त्म हो गया। ये अगर थोड़ा मैं बड़ा बना देता, 70-75 मिनट का वीडियो बना देता, तो ये एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाता। लेकिन ठीक है, 2 वीडियो में ख़त्म हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर भी करते चलना है। हम लोग ने क्या ख़त्म किया विवास पुनर्वा से, तो हम लोगों ने हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया। जो इतिहास है बिहार का, इतिहास प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो बिहार का है, उसको हम लोगों ने विवास पुनर्वा का बुक से ख़त्म कर लिया है। और वो 1 से लेके 11 तक का वीडियो है। अब 1 से लेके 2 तक का वीडियो एक ज्योग्राफी का भी बन चुका, वो भी ख़त्म हो चुका। अब हमारे पास दूसरा जो सेक्शन है वो पशुपालन, कृषि पशुपालन है। उसके बाद बिहार में बोली भाषाएं हैं। उसके बाद कला संस्कृति है। ये सब चीज़ भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अब मेरा क्या मानना है कि हम लोग साथ साथ क्वेश्चन भी करते चले। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे ना, वो क्वेश्चन पे बनाएंगे, जो विवास पुनर्वा का ही क्वेश्चन होगा। तो पहला शुरुआत वाला 50 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नहीं, इसका नेक्स्ट वीडियो इमीडिएटली बनाएंगे। और दोनों वीडियो साथ में लगभग रिलीज़ होगा, आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे रिलीज़ होगा दोनों वीडियो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो शुरुआत में या पहले नहीं बोल पाते या ध्यान में नहीं आता, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। तो अगर स्किप कर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि हमारा क्वेश्चन वाला भी सीरीज शुरू हो रहा है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और सिंसियरिटी के साथ क्वेश्चन बनाइए और बने रहिए हमारे साथ। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना है। और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लोग बेल आइकन देख लीजिएगा कि दबा हुआ कि नहीं हो तो दबा लीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इमीडिएटली उस चीज़ को ले लें और अपडेट हो जाए कि हाँ ये आ रहा है अपडेट, हम लोग को ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, जो भी है। कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन रहेगी। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए। इंटरेक्टिव सेशन में बनाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट जब तक आप लोग नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, आपका कौन सा पार्ट जो है आपको लगता है कि इसमें इस तरह से हमें दिक्कत आ रही है। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहो, खूब मस्ती से मेहनत करके पढ़िए।
मिलते हैं अगले सेशन में क्वेश्चन आंसर के लिए। तैयार रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।